हेलो पलटन, क्या हाल चाल है? सभी को नमस्कार। तो मैं स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे, आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस पर। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटर प्रिंस त्यागी। तो बेटा, जो आज का सेशन है, आपको पता है कि जितने भी हमारे सेशन हुए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक जुड़ रहा है जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। इसके अलावा और सारे टॉपिक भी आएंगे, जैसे एरर आएगा, मेजरमेंट आएंगे, प्रिसीशन आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, एक्यूरेसी आएगा, राउंडिंग ऑफ आएगा, बहुत सारे। लेकिन अगर मैं कहूं कि डायमेंशन एनालिसिस, तो यहां पे दोनों वर्ड है, डायमेंशंस को एनालिसिस करके बताना है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर आज हम वो पार्ट पढ़ेंगे जो आपको फिजिक्स से अच्छी तरीके से रूबरू कराएगा। तो चलिए इसका पहला पार्ट आज पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपनी इंस्पिरेशन से। तो ये है मेरी इंस्पिरेशन, जय हो नीम करोली वाले बाबा। चलिए बेटा, जब कभी मेरे दिमाग में एक शब्द आता है कि यार डायमेंशन क्या होता है, आप देखते हैं ना कि 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, ये वो वाला डायमेंशन नहीं है। वो डायमेंशन अलग है, ये वाले डायमेंशन अलग है। एक्चुअल में डायमेंशन का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखो, हम लोगों ने अभी तक एक बात समझिए कि बच्चा, कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के नाम से। और जो कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मेजरेबल के साथ साथ अपने अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट रखती है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि भाई टाइम की बात चल रही है कि बेटा टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि मेजर हो गया। तो इसकी यूनिट क्या होती थी? इसकी यूनिट होती थी सेकंड, और साथ में हम लोग मैग्नीट्यूड रख देते थे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्लियर है? ऐसे में थोड़ी आगे बढ़ता हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि टाइम कहीं यूज होता हो। मैंने आपसे कहा कि भाई स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे ही आप डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर ये तो मीटर पर सेकंड होगा। कोई मैग्नीट्यूड भी लिखा होगा। अब कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी लिख लो, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास अपनी दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स। बेटा, जब आप यूनिट को देखते हैं तो यूनिट किस तरीके से लिखी रहती है? वो शब्द के माध्यम से लिखी रहती है या फिर उसके लिए कोई सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, यहां पर या तो पूरा शब्द लिखा रहता है या फिर कोई सिंबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब आधे लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमारे पास तो एक और यूनिट आती है जिसका नाम है फोर्स। भाई फोर्स एक क्वांटिटी है, यूनिट नहीं। तो इसकी यूनिट कितनी आती है बच्चे? यूनिट थी इसकी न्यूटन, और लेटर क्या यूज होता था? एन। लेकिन बेसिकली इसे लिखा कैसे जाता था? वो लिखने का तरीका अलग है ना। वो लिखते थे कुछ इस तरीके से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब देखो, ये सारी यूनिट तुम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन मैं तुम्हें समझाना केवल इतना चाहता हूं कि डायमेंशन एक्चुअली में है क्या। भाई देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? आप लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास मीटर के ऊपर पावर कितनी है? 1। सेकंड के ऊपर पावर कितनी है? -1। यहां पे सेकंड के ऊपर पावर कितनी है? 1। यहां पे केजी के ऊपर पावर कितनी है? 1। मीटर के ऊपर कितनी है? 1। सेकंड के ऊपर कितनी है? -2, है ना। अब कल को मैं तुमसे कहने लगूं कि मेरे लाल वर्क होता है, तो तुम कहोगे सर वर्क का फॉर्मूला तो इजी है, F.S होता है। तो आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे किलोग्राम पे जो पावर है वो 1 है, मीटर पे पावर है वो 2 है, सेकंड पे पावर है वो कितनी है? -2 है। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार या तो मैं इसे यूनिट के खेल में छोड़ दूं कि यार ये केजी है, ये मीटर है, सेकंड है। लेकिन 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 जब कभी भी डायमेंशंस की बात होगी, आप अपने दिमाग में एक ख्याल को लेकर आएंगे। डायमेंशंस की जब जब बात होगी, आप अपने दिमाग में एक बात लेकर आएंगे। वो बात क्या है, जरा देख लेते हैं। बेटा, बात वो ये है
कि हम तीन तरीके के लेटर हमेशा यूज करेंगे। हम यूज करेंगे एम किसके लिए, मास के लिए। हम एल यूज करेंगे किसके लिए, लेंथ के लिए। और हम टी यूज करेंगे किसके लिए, टाइम के लिए। अगर मुझे फोर्स की यूनिट लिखनी पड़े तो यूनिट लिखना मेरे लिए बहुत आसान है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे डायमेंशन की फॉर्म में लिखो तो आपके दिमाग में केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए एम एल टी। और सर ये जो एम एल टी है इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखकर इनकी जो पावर थी, जैसे केजी के ऊपर 1 था, लिखोगे नहीं 1, एल के ऊपर 1 था, ऑब्वियस है, और टी के ऊपर कितना आ गया, -2। तो जो ये वैल्यू गिवन है कि कौन कौन सी 1 1 -2 वाली, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई। डायमेंशन का मतलब है वो पावर जो यूनिट के ऊपर होती है। मतलब मैं लिख सकता हूं डायमेंशन पावर रेज्ड टू द यूनिट। क्लियर? डायमेंशन आर द पावर्स रेज्ड टू द यूनिट। कैसे? मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। मैंने अभी तुम्हें स्पीड का एग्जांपल दिया था। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट लिखना चाहो तो कैसे हो सकती है, इसकी यूनिट की मीटर पर सेकेंड या फिर होगी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मतलब इसका डायमेंशन कितना होगा। सर एन का तो डायमेंशन 0 होगा क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम नहीं है। एल का डायमेंशन कितना होगा 1, और टाइम का डायमेंशन कितना होगा -1। देखो ये है इसका डायमेंशन, मतलब जो जो इसके ऊपर पावर है। अब ये ऐसे बना रखे हैं डिब्बे, इसके अंदर एमएलटी लिख रखा है, ये क्या है ये है डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे? सर मैं अभी पीछे सीख कर आया हूं आप ही से कि जो फोर्स होती है, जो फोर्स होती है बेटा, जो फोर्स होती है उसे मैंने कैसे लिखा, उसे मैंने लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन की फॉर्म, उसकी डायमेंशन कितनी बताई मैंने, डायमेंशन बताई कितनी, एम की 1 एल की 1 टी -2। और जो ये एरो, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये चीजें लिख रखी हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये चीजें लिख रखी है, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इन्हें ही क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है ये यूनिट के हिसाब से लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है वो देख लो। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि कल को आप मुझसे कहोगे सर मास के लिए डायमेंशन लिखो, तो मास के लिए डायमेंशन कितनी होगी, ml0 t0। क्लियर है? मतलब जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि भाई यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो किस रेंज में लिखी जाती है, ऐसे MALB-TC। क्लियर है? और यहां पे जो ये ABC है, जो यहाँ पे ABC है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, क्योंकि ये वही पावर है जो यूनिट के ऊपर लगी हुई थी। एज इट इज मैंने इन्हें कहां लाके लगा दिया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मास के लिए होगा, लेंथ के लिए क्या होगा भाई, लेंथ के लिए मैं लिख सकता हूं m0 l1 t0। मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस जितनी दे रखी है उसके ऊपर 1 लगा दो, 2 लगा दो, जो जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो बेसिकली मेरे पास 3 तरह की है, तो मैंने 3 तरह की देख ली, m0 l0 t1। ये थी सिंपल बात कि सर ऐसे लिखते कैसे हैं, इनकी पावर्स को क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ना इतनी कहानी तुम सभी को? कल को तुम मेरे पास आए, कहते हो सर आपने लिख तो रखी लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा आपने किसकी लिख रखी। चलो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आ जाओ, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये सारी की सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है जो एक दूसरे से अलग हो। कल आप मेरे पास आते हो, कहते हो सर वेलोसिटी, वेलोसिटी v की डायमेंशन बताओ, तो मैं तुमसे सिंपल सी बात कह देता हूं m0 lt -1 ये इसकी डायमेंशन।
मतलब ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसके अंदर डायमेंशन कितनी है? 0 1 -1। और सर जो यहाँ पे लिख रखा है कि इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन पूरी ऐसे है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब सभी को पता है। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे LHS इक्वल टू RHS हो, मतलब वहां पे एक इक्वल का साइन भी हो, वहां पे एक LHS का पार्ट भी हो, और वहां पे एक RHS का पार्ट भी हो। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। मैंने अब तुमसे पूछ लिया कि बता पावर, पावर की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो मेरे पास है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत इजी होता है, ये होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का तुम्हें पता है, अभी पीछे निकलवाया था, कितना होता है ml2 t-2 अपॉन में कितना t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? ये आ गया ml2 t-3। क्लियर? ये देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन रही है, ये डायमेंशनल इक्वेशन बन रही है। लेकिन जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो उसके सर पर लिखा है वो इसकी क्या है? पावर्स, डायमेंशंस है। बात समझ आ गई? लाइक चलो दो चार एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। मैंने तुम्हें समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए। सबसे पहला एग्जांपल है जो तुम्हें दिलो दिमाग में बैठा लेना चाहिए। भाई सिंपल कहानी है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि आज मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल के बताओ, डायमेंशन निकल रहा है, फॉर्मूला लिख के बताओ। चलो मैंने फॉर्मूला वेलोसिटी का लिख दिया है तुम्हारे सामने। वेलोसिटी का लिखा LT-1 और m की वैल्यू 0, ये लो। तो यहां पे 0 1 -1 ये क्या गिवन है? ये सारी गिवन है डायमेंशन, ये सारी क्या गिवन है? डायमेंशन, क्योंकि ये पावर। जो ये अंदर की तरफ ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है, इसे क्या कहते हैं हम? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरी बात समझ आ गई? और जो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा इक्वल टू के साइन के साथ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। सॉरी बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है तुमसे? देखो दो चार की मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। कल को तुम मेरे पास आओ, कहो सर एक्सेलरेशन का निकालो, तो मैं कहता हूं एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का क्या आ जाएगा? सर वेलोसिटी का मुझे पता है, टाइम नीचे से जोड़ दो, वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई LT-2। ये ले। फिर एक और बच्चा कहते हैं सर एक्सेलरेशन की मदद से ही मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ? फोर्स निकाल सकता हूँ। सर फोर्स का कितना होगा? तो देखो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। m की बात करें तो कितना आएगा? mLT-2। ठीक है सर, फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल दो। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो देखो यहां पे कुछ अलग आया, यहां पे कुछ अलग आया, चार्ज आगे। तो एक बात ध्यान रखना मेरी, वो बात क्या है ध्यान रखने की, कि बेशक जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इससे अलग नहीं होती। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन हम लोग लिख लेते हैं। कैसे? वो समझो भाई, यहां पे अपना एक एक्सेप्शन लिख लो कि 3 का डायमेंशन ही गिवन होता है, लेकिन 2 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन अलग तरीके से गिवन है। सबसे पहली आती है करंट। करंट का जो डायमेंशन गिवन होता है वो गिवन होता है A। और दूसरा जो डायमेंशन गिवन होता है किसी क्वांटिटी का, इन तीनों के अलावा, वो होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का या तो K होता है या फिर कोई थीटा का साइन बन। मेरी बात समझ आ गई? देखो दो तरह के एक्सेप्शन आपको गिवन है यहाँ पे। सबसे पहला कौन सा? करंट। दूसरा क्या है? ये। मतलब रहेंगे तो तीन ही सेट में, MLT, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इन तीनों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे कैसे निकालना था, कैसे समझना था चीजों को, मैं समझ लेता। मैंने आप लोगों से कहा कि फोर्स की सबको पता है, आपने कहा सर बिल्कुल पता है, MLT-2। लेकिन C का मतलब क्या था? ये C क्या? Q रख दो। सर Q का मतलब क्या था? Q का मतलब था चार्ज। और चार्ज का एक्चुअल मतलब क्या है? सर चार्ज का मतलब होता है I=Q/T, जहां पे Q का क्या मतलब होता है? Q का मतलब होता है करंट। तो अब देखो चार्ज की डायमेंशन निकालना करंट से कितनी इंपॉर्टेंट हो गई।
अगर मैं ध्यान से देखूं तो Q इक्वल टू कितना हो गया IT, तो Q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ये A है, इसकी डायमेंशन T होगी तो AT कर दिया। अपो नीचे क्या करोगे, AT वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ A की वैल्यू -1, L T माइनस कितना 3। ये देखो कितना इजी है। आपको मतलब बेसिक बेसिक भी आती है ना, लाइक आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब चीजों की भी आती है। अब एक लड़का आया मेरे पास उस दिन, कहता है सर डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है, अब ये बता दो कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी। भाई छोटा रास्ता हो या बड़ा रास्ता हो, नापेगा तो तू मीटर में, नापेगा तो किलोमीटर में, मतलब कुछ भी कर ले, इनकी यूनिट तो ऑलमोस्ट सेम आने वाली है। अगर यूनिट सेम आने वाली तो डायमेंशन डायरेक्ट कितनी हो गई, L हो गई। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? तो ये था जो फलसफा मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि एक्चुअल वे में ये चलता है, ये सब चीजें होती है। तो अपने दिमाग में आप अपनी कुछ बातें दिमाग में रख लो कि भैया डायमेंशन क्या होती है, वो जो पावर रेज की गई है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। इक्वेशंस क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन, जिसके साथ उसकी फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। इक्वेशन आपको पता ही, इक्वल है LHS और RHS, उसमें दोनों गिवन होते हैं। क्लियर है? 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होता है। 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, MLT स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन उनके साथ एक्सेप्शन, हम लोगों ने 2 क्वांटिटी को और दर्जा दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया। किसे? एक दे दिया करंट को A या फिर I, या फिर टेम्परेचर को K या थीटा। बात समझ आ गई? तो चलिए इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपको कितना समझ आया आज के टॉपिक में। चलिए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फॉर्मूला आर एज फॉलोज। हर किसी का लिखना है, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये हर किसी का आंसर बताना। वो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। ध्यान से देखें, अभी तक अगर मुझे पता है तो मैंने एक चीज तो सीख ली है कि सर जो हमारी फोर्स है उसका कितना होता है, वो होता है MLT-2। अगर आप पहली वाली को देखो तो मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इसे लिख दूं कुछ इस तरीके से MLT-2, तो मल्टीप्लाई में L ही आएगा। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स के साथ जब डिस्टेंस को जोड़ते हैं, और आप लोगों को पता है कि जब फोर्स के साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वर्क आता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट किसकी है सर, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये देखो दूसरा आता है ML2T-3। ध्यान करो, अभी कुछ बता रहा था ML2T-3। सर यहां से कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि ये लिखा है ML2T-2 और अपॉन में कितना T, क्योंकि ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो -T हो जाएगा। तो ML2T-2 वर्क हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क को जब टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, तो 9th क्लास में पढ़ाया था कि जब वर्क का रेट निकालते हैं तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। तीसरा, अगर थर्ड वाले की बात करें तो तीसरा आता है MT-2। सोच के देखो ऐसी क्या चीज है जहां पे MT-2 आ रहा है। अब देखो, मैं इसे करने को किसी भी तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक भी फोर्स है, तो मैंने इसे कुछ ऐसे लिखा, मैंने लिखा MLT-2 अपॉन L। क्यों? क्योंकि L काट दोगे तो दोबारा से MT-2 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है, ये कुछ ऐसे नहीं लिखा कि यहां पे फोर्स है और यहां पे लेंथ है, और फोर्स पर लेंथ क्या कहलाया जाता है, इसी को कहलाया जाता है सरफेस टेंशन। क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन। ये देखो, समझ आ गई बात सभी को? चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या कुछ समझाने वाला है, कुछ ऐसा समझा रहा है जो शायद हमें ना समझ आए। ये ऐसे कह रहा है कि ML-1T-1
इसको सोच के देखो क्या हो सकता है। चलो हमें यही पता है कि अब तक हमारे पास फोर्स नामक चीजें हैं, उनसे ही करके देख लो। पावर, वर्क, एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें तुम्हारे आगे आ गई। बताओ क्या हो सकती है। पॉज करो, पॉज करो। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, तो इतना घबराना मत कि मुझे नहीं आ। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर मैं किसी फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता है mlt-2 अपॉन में एरिया है, तो एल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ml-1t-2। देखो कुछ क्लोज पूछे, ठीक है। और साथ में हम क्या करें इसके, हाँ हम एक काम करते हैं, नीचे वेलोसिटी ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या करा, वेलोसिटी ग्रेडियंट से और मल्टीप्लाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो भी सीख लो भाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हें ये बताता है कि जब कभी, मैंने कल बता दिया था कि किसी भी चीज के साथ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एल, तो ऊपर कितना बचेगा, नीचे बचेगा 1/t। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये आएगा ml-2 अपॉन कितना, t-1। t-1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, t-1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1t-। तो मैं कह सकता हूं ये फॉर्मूला किसका है, ये है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ही क्या है, 1/t। तो नीचे वाला t कहां गया, ऊपर। ये देखो क्लियर आ गई बात समझ। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर होती चली जाए, इतना घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं। चलिए थोड़ा अगली तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, तो मेरी बातों को थोड़ा सीरियस लेना। आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे नीट और जेई में इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो थोड़ा फोकस रहे। ये क्या कह रहा है, टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड द फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सुना है, अभी तक हमने सुना है कि यार मास, लेंथ और टाइम, यही तीन फिजिकल क्वांटिटी है जो हम कैसी लेते हैं, फंडामेंटल लेते हैं। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल ले लो और इसकी डायमेंशन बताओ, किसकी, मास की। तो मैंने देखा कि जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब मैंने इसे ओपन करा तो मुझे क्या मिला कि भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर आप यहां से मास निकालना चाहो तो मास कितना होगा, एफ इंटू टी अपॉन में कितना गिवन है, वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी, टी और वी तीनों ही मेरी कैसी है, बेसिक क्वांटिटी। इसका मतलब मास की डायमेंशन मुझे मिल गई। सर मास की डायमेंशन कितनी है, एफ, टी और वी ऊपर आके कितना हो जाएगा, -1। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई मैंने फोर्स के लिए एफ ही तो लिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं। टी के टाइम के लिए टी लिया है, वेलोसिटी के लिए वी लिया है, तो इसकी डायमेंशन कौन सी हो गई सर, पहली वाली। तो इसकी फर्स्ट डायमेंशन है जो इसकी करेक्ट है। क्लियर होगी बात, इतनी समझ आ गई। कुछ नहीं करना, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे या तो इस मेथड से कर लेना, नहीं तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो है कौन से वाला, डिड्यूस द प्रिंसिपल। जब डायमेंशन फॉर्मूले की हम एप्लीकेशन देखेंगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पे मैंने कुछ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को गिवन करी। कुछ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को गिवन करी, देख ले। सबसे पहली एरिया, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया, चलो निकाल के देखते हैं। फर्स्ट वाले की देखते हैं। एरिया की बात करें तो आप लोगों को पता है कितना आता है, ये आता है m0 L2 T0। ठीक है, चेक करते रहना, अपनी अपनी लिखते रहो। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट
आप लोगों को सबको पता है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है कि जब हम करंट को किसी एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करंट आपके साथ है, एरिया आपके पास है, तो बताओ कितना है। वर्क की बात करें तो वर्क की अब तक निकालते आ रहे हैं, आप सबको याद है, ml2t-2। चलिए फिर आती है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। आपको याद ना हो तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में आपको बता देता हूं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें तो ये फॉर्मूला क्या होता था, लाइक जैसे अभी आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πr I1 I2 इंटू एल, ये इसका फॉर्मूला। तो जो ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ये है कि अगर आपको म्यू नॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसकी लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, mlt-2 इंटू में क्या लिखेंगे, एल, नीचे भी क्या लिखेंगे, एल, और साथ के उनके करंट लिखेंगे, और करंट की तुम्हें पता है कितनी हो गई, ए स्क्वायर। एल से एल कैंसिल कर देंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mlt-2a-2। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो नहीं लग रही मुझे वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। बात समझ आ गई? तो इसकी भी आप लोगों ने इजीली तरीके से देख ली हो। चलिए आगे की तरफ चलते थोड़ा। अगला कौन सा है, स्ट्रेन की बात करिए। तो बेटा स्ट्रेन कहाँ पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आने वाले समय में एक लॉ आएगा जिसका नाम क्या होगा, हुक्स लॉ। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्ट्रेचेबल चीज है उसे उतना ही तो खींचोगे जहां तक वो टूट ना पाए, क्योंकि रबड़ बैंड है, आता है ना रबड़ बैंड, अगर आप उसे खींचोगे, खींचते गए तो जो प्रेशर आप लगा रहे हो उसे कहते हैं स्ट्रेस, जो खिंचाव उसमें हो रहा है उसे कहते हैं स्ट्रेन। और बेटा स्ट्रेन का सिंपल मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना उसमें चेंज हो रहा है और ओरिजिनल कितना है। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, m0 l0 t0। समझ आई? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसे आता है, ये आता है सर हुक्स लॉ से, जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं, अरे खुद सोच के देखो, जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो जो यहाँ प्रोपोर्शनल के साइन में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट कहते हैं। लेट इट बी एक्स, क्योंकि यहाँ यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस बहुत सारे आएंगे। अब सोचो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml-1t-2। ये क्लियर है? बहुत सारे हैं ऐसे जो तुम्हें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इन चैप्टर्स में तुम प्रोग्रेस करते जाओगे सारी चीजें तुम्हें खुद ब खुद समझ आती है। मोमेंट ऑफ टॉर्क पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन अभी करा के आया हूं। एंगल की बात करते, एंगल कितना होता है भाई, एंगल का अगर मैं अपने बचपन से तर्क निकालूं तो क्या आप बताते थे, आर्क अपॉन रेडियस, तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो कितना आ गई डायमेंशन, m0 l0 t0। लेकिन देखो डायमेंशन लेस है लेकिन अपनी यूनिट लेके चलता है, और इसकी यूनिट का नाम क्या होता है, रेडियन। ये देख, बात समझ आ गई? तो अब तुम खुद देखो, फिफ्थ वाले की यूनिट नहीं है, मतलब नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। समझना मेरी बात, नो यूनिट नो डायमेंशन। इस वाले में नो डायमेंशन बट यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी तुम्हें क्या बताता है, ये बताता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। तो ऊपर भी डेंसिटी, तो देखो इसकी भी नो डायमेंशन और नो यूनिट। देखो कितना इजी। प्रेशर ग्रेडियंट कोई भी बता देगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी हो, हीट हो या कैसी भी एनर्जी हो, तुम सबको पता ही एक तरीके की एनर्जी है। और एनर्जी और वर्क, एनर्जी और वर्क दोनों की एक ही तरह की क्या है, सेम तरह की है डायमेंशनल फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने लिखा।
रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी निकाल लेंगे, उसकी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल लेंगे, चलो सबको क्लियर करके देखते हैं, क्योंकि ये चीजें कुछ अलग है। रेजिस्टेंस अलग है, कैपेसिटेंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये बच्चों को थोड़ी परेशान करते हैं। कैसे आ जाओ, मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखते हैं। देखिए, अगर आपको ध्यान से दिखाएं तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस कहां से निकला है? रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो R की वैल्यू निकालने के लिए V का पता होना चाहिए और R का पता होना चाहिए। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का मतलब मुझे पता है, वर्क अपॉन कितना, वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर V की डायमेंशन तुमसे कोई निकलवाए तो तुम निकाल दोगे ml2 t-2 अपॉन में कितना, 80। जब 80 ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी V की? भाई V की वैल्यू हो जाएगी ml2 a-1 t-3। नीचे कितना रहेगा, A। अब ध्यान से देखें तो R की डायमेंशन कितनी है? यहां से R की डायमेंशन है ml2 a-2 t-3। देखो कितनी प्यारी डायमेंशन बनी है। लेकिन इसने एक्सेप्शन केस ले लिया है किसका? करंट का, और A का यूज कर लिया। अगर ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अभी पीछे बताया है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का आप बताओगे, फॉर्मूला मैं बता, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आने वाले चैप्टर्स की मदद से ही हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ चैप्टर्स के बारे में ही नहीं पता। तो अगर V की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी है। क्यों सर? साइन थीटा का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं। नहीं समझ आया? साइन थीटा का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से B की वैल्यू निकलवाऊं तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, mlt-2 जाएगी, और इसकी वैल्यू LT-1 जुड़ जाएगी। L से L कैंसिल हो गया। B की वैल्यू कितनी आ गई? B की आ गई M, और T से T कैंसिल, a-1 t-, ये देखो B की भी आ गई। सर फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स और भी इजी होता है। फ्लक्स को निकालते हैं कुछ ऐसे, B डॉट ए निकाल लो, a स्क्वायर ऐड कर देना, L स्क्वायर हो जाएगी। समझ आ रही है? तो ये डायमेंशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको कभी भी किसी तरीके से कोई अपने दिमाग में लोड नहीं ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा, आइए इस क्वेश्चन को करके देखो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप 30 सेकंड का टाइम लें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। करें, देखिए क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय n, मतलब कोई n नाम की संख्या है, कोई फॉर्मूला दे रखा है, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। मतलब n जो है वो 1 अपॉन एरिया इंटू टाइम से डिनोट होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन कितनी हो गई? डायमेंशन हो गई L-2 t-1। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पे इन्होंने बताया N1 और N2, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब N1 और N2 पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब 1 अपॉन वॉल्यूम। तो 1 अपॉन वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया है? L-3। ठीक है, और ये x क्या है? डिस्टेंस है। तो मुझे पता चल गया कि x1 और x2 की डायमेंशन कितनी है? L है। यहां से अगर फॉर्मूले के देखूं तो आधे बच्चे डर जाते, कहते सर
फॉर्मूला इतना भयानक था कि हम क्वेश्चन छोड़िए। यहाँ पे डी की वैल्यू पूछी और ध्यान से देखना, जब गधे को गधे के साथ मेट कराओगे तो गधा होगा। सर नहीं, आजकल तो हाइब्रिड आ गया। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, सेम एड सेम माइनस, अनलाइक डोंट माइनस डोंट एड। तो आप ये सोच के देखो कि सिंपल कि अगर n2 और n1 दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं तो इन्हें ऐड और माइनस किया जा सकता है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n-2 t - 1। d की निकालनी है, इसकी मुझे पता है कितनी है, l-3, और इसकी कितनी है, l। ध्यान से देखिए, d की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, कितना इजी काम है। इसे ऊपर भी ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से, l-2 डॉट में l-t-1 अपॉन में कितना, l-3 इज इक्वल टू कितना, d। तो d की वैल्यू अगर निकालें तो देखो, d की वैल्यू माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में है तो प्लस प्लस कितना 4, तो l की पावर कितनी आ जाएगी, -2 t-1। तो d का डायमेंशन कितना आ गया, l-2 t-1। नहीं समझे, अरे l-3 मतलब l रेज टू द पावर -3, जब ऊपर जाएगा तो +3 के साथ l मल्टीप्लीकेशन में 4 और -2 + 4 कितना हो गया, -2। ये देखो, तो सारा फिनोमिना बहुत इजी है। तुम्हें समझाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं वो देख लो। अगला क्वेश्चन, इसे देखो, कह रहा है टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ विच वन इज अ वेक्टर and other is a scalar having the same dimensional formula r। आप लोगों से बोला है कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर एक वेक्टर है और एक स्केलर है। चलो वेक्टर स्केलर का ही कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं डायरेक्ट भी देखूं तो वर्क क्या है, स्केलर है, एनर्जी क्या है, स्केलर है, वर्क क्या है, स्केलर है, टॉर्क क्या है, वेक्टर है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। क्लियर है। अगर पावर की बात करें तो ये स्केलर है, प्रेशर भी दो तरीके से डिफाइन होता है लेकिन ये स्केलर। तो यहां पे एक ही पार्ट रह गया, वो कौन सा है, वर्क और टॉर्क। ये देखो सर, वर्क और टॉर्क, अब इन दोनों की डायमेंशन तो देखें भाई। देखो डायमेंशन तो इन दोनों की भी इक्वल थी, ml2 t-2, लेकिन साथ में मैंने क्या देखा कि दोनों ही स्केलर थे, इसलिए मेरा आंसर ये ठीक नहीं था। लेकिन अगर मैं टॉर्क की देखूं तो भैया टॉर्क क्या कहता है, F.S। तो F.S ही क्या कहलाता है, वर्क। तो वर्क और इसका तो फॉर्मूला एक तरीके से सेम हो गया, और जिसका फॉर्मूला सेम उसकी यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। क्लियर आ गई बात समझ सभी को। चलिए, इन सब के बाद में तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बच्चे हैं, उनके दिमाग में कुछ भी करामात आ सकती है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि बेटा जितनी भी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपका साइन थीटा, जैसे आपका कॉस थीटा, जैसे आपका टेन थीटा, इन सब के डायमेंशन m0 l0 t0, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, 1 आता है, ठीक है। यहां तक कि जितने भी आपके कांस्टेंट हैं, कौन से वाले कांस्टेंट, हाँ ये ही तो सबसे बड़ा खेल है सर। कौन से कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, कौन कौन से सर, जैसे पाई, जैसे ई, इन दोनों का भी, जैसे ई हो गया, लॉग हो गया, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0, और वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर है। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा, वो पार्ट है कुछ इस तरीके से कि जब कभी आपको डिफरेंशिएशन, ये तो शायद मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा, जब आप किसी को बोला जाए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है किसी चीज का, लाइक सपोज करो आपको यहां पे डिफरेंशिएशन करना है dy/dx का, और आपसे पूछा है कि बता dy/dx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा,
तो आप कहना y अपॉन एक्स का जो डायमेंशन होगा, जो y गिवन होगा, जो x गिवन होगा, वही मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ऐसे अगर इस वाले केस में देखें तो आपको पता है इसे कुछ ऐसे डिनोट करते हैं जैसे v dt। तो यहां पे डायमेंशन क्या होगा सर? डायमेंशन होगा v का और t का। तो इन दोनों का, जैसे v को यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कह दिया, t को मैंने टाइम कह दिया, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन है, लाइक जैसे मैंने dy की जगह मैंने यहाँ पे कितना लिखना चाहा, x स्क्वायर माइनस एक्स, तो आप लोगों ने ऊपर क्या देखा सर? ऊपर की तरफ भी कितना है मेरा डिस्टेंस, नीचे भी कितना है डिस्टेंस, तो वैल्यू में भी 1 आ जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये लिखने का जो तरीका है ये आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केस में हम लोग ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। लास्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रख ले। कहते हैं कि 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है। कल मैं तुम्हें बता रहा था ना कि डायमेंशनलेस वेरिएबल, कांस्टेंट, याद करो कल के लेक्चर के अंदर मैंने इसके सिलसिले में बात की थी। सबसे पहले आती है डायमेंशनल वेरिएबल, जिसके पास डायमेंशन तो हो लेकिन उसकी वैल्यू वेरिएबल है। जैसे कुछ भी हो सकता है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एंगल, कुछ भी, फ्लक्स वगैरह, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन वेरिएबल होती है। याद करो, भी पढ़ाया था, स्ट्रेन पढ़ाया था, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ाया था, याद है, एंगल पढ़ाया था, ये एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेन, और साथ में रिलेटिव डेंसिटी भी। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जिसके पास डायमेंशन तो होगी लेकिन वैल्यू कितनी रहेगी? कांस्टेंट। जैसा जैसा तुम्हारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जैसा तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। सर प्लैंक कांस्टेंट भी समझा दो ना, लगे हाथों आ जाओ बेटा। आप लोगों को पता है कि प्लैंक कांस्टेंट क्या था? प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आ गया था कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना कौन सा हार्ड काम था? आपको पता है प्लैंक ने एक रूल दिया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और यहाँ पे म्यू का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो H आता है, तो H का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? H का फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू E अपॉन म्यू। E का मतलब कितना हो गया? T माइनस 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन टाइम, तो T इनवर्स, और इसका लिखना आता है ये M2T माइनस 2। कितनी हो जाएगी वैल्यू? नीचे माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ML2T। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बड़ी बड़ी क्वांटिटीज दिखने लग जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन सा बच्चा जिसे नहीं पता भाई? बोल्ट्जमैन की वैल्यू होती है H इक्वल टू KT, जहां पे हीट और टेम्परेचर दोनों का यूज होता है। तो K की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसे देखें, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट मतलब जिसके पास अपनी डायमेंशन तो ना हो लेकिन उसकी कांस्टेंट वैल्यू हो। अगर उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो कांस्टेंट वैल्यू किस किस, ऐसे कौन कौन से? E पाई ETC। अभी बता रहा था ना पीछे कौन सा था, ये देखो, ये रहा, यहाँ पे समझा रहा था ना मैं, ये वाली थी वो, क्योंकि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स। तो अगर आपको पढ़ने में मजा आया, चीजों को समझने में आनंद आया, चीजें आपके दिमाग से बाउंस नहीं हो रही, और देखो मैं तो कहता हूं कि यहाँ आके कोई आपको फीस नहीं देनी, रोज आओ, पढ़ाई करो, अच्छे से घर चले जाओ, घर जाके प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, इससे ज्यादा सुविधाएं मैं क्या दूं? घर बुला लो? नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, घर बैठिए, अच्छे से पढ़े। गर्मी ज्यादा है, फिर सर्दी आएंगी तो मौसम कोई भी हो अपना प्रकोप रूप दिखाएगा, तो इससे बेहतर यह है कि घर बैठिए, तरीके से पढ़े और किसी बहकावे में ना आए। तो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस सेशन को जारी रखिए और चीजों को लॉग ऑन करें। थैंक यू, बाय बाय।